is Deepak Singhal. Welcome you all to chapter number 12, book number 2, Geography Domain। और इसी के साथ हमारा ये सुहाना सफर आज हो जाएगा खत्म। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स एंड सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ये चैप्टर है आपका, जो कि लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो माइग्रेशन, कुछ ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और माइग्रेशन की वजह से किस तरीके से अर्बन स्लम्स डिवेलप हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करता हूं चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से शुरू होता है। तीन तरह की पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे। चैप्टर बोलता है कि ऐसी बहुत सारी सब्सटेंसेस और ऐसे बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस करती है ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसकी वजह से आज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने डेवलप हो गई है। पोल्यूशन की टाइप देखें तो तीन तरह की टाइप है पोल्यूशन की। और अगर मैं लैंड डिग्रेडेशन को भी साथ में जोड़ दूं, क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ लैंड भी तो खराब कर रहे हैं, तो फोर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन यहाँ पर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं वाटर पोल्यूशन की बात करता हूं। वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई ऐसे पोल्यूटेंट्स वाटर बॉडी में एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो अनफिट हो जाता है पीने के लिए। इस तरह की चीज को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और आज की डेट में क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो काफी हद तक हम लोगों ने गिरा दी है। क्यों गिरा दी है? क्योंकि इंडस्ट्रीज का जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हमारी कंट्री में जितने हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम है, पर कैपिटा वाटर बहुत कम है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी कि व्हाट इज पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी एक तरफ तो बहुत कम होती जा रही है, और उसी तरफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो बढ़ रहा है, तो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक सबसे गंदी चीज, जो ये इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट मटेरियल जो रिवर्स में डंप कर देती है, उसकी वजह से वो केमिकल्स वगैरह जो रिवर बॉडीज में एंटर कर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे कि आर्सेनॉल। आर्सेनॉल अगर वाटर बॉडी में एंटर करता है तो समझ आता है आपको, वो पॉइजन से कम नहीं है। इस वजह से बहुत बड़े लेवल का वाटर जो है वो खराब हो जाता है, अनफिट हो जाता है पीने के लिए। आज की डेट में हमारे पास वाटर दो तरीके से अवेलेबल है। हमने पढ़ा था सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। हमने तो अंडरग्राउंड वाटर को भी नहीं छोड़ा पोल्यूशन से। सरफेस वाटर्स में हमारे पास रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, पॉन्ड्स ये सब आ जाती हैं। मगर हमको जैसे कि पता है कि इसमें भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से सरफेस वाटर भी पीने लायक नहीं बचा। और अगर हम वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज को ट्रैक करें तो सबसे पहले तो नेचुरल सोर्सेज आ जाते हैं कि नेचर क्या कर रही है। भाई, कुछ नेचर के सोर्सेज जैसे इरोजन हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स कभी के बाद जो जैसे फिशेस वगैरह हैं वाटर बॉडीज में वो मर जाती हैं, तो ऑफ कोर्स जब उनकी बॉडी सड़ने लगती है तो एक वाटर बॉडी पोल्यूट हो जाती है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया, बट कितना करेगा? नेचुरल प्रोसेस भी एक वाटर बॉडी को अगर मैं देखूं तो कब तक और कितना ही पोल्यूट करेगा? सबसे ज्यादा तो ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन सोर्सेज वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं। इंडस्ट्रीज हम करते हैं, लगाते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी हमारा पोल्यूशन फैलाता है। हमारी कितनी सारी कल्चरल एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिससे वाटर बॉडी हम लोग पोल्यूट कर देते हैं। तो देखा जाए तो वाटर पोल्यूशन के दो सोर्सेज बताएं यहाँ पर, कि एक तो नेचुरल सोर्सेज है, एक मैनमेड है। और बाकी मैनमेड में तीन तरह के सोर्सेज यहाँ पर आ गए। इंडस्ट्रियल सोर्सेज सबसे पहले हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज वो सोर्स है जिसकी वजह से बहुत सारे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स और वेस्ट जो है वो वाटर बॉडी में जाकर उसको पोल्यूट कर देते हैं। इंडस्ट्रीज पॉइजनस गैसेस रिलीज करती हैं, केमिकल रेजिड्यू रिलीज करते हैं, बहुत से हैवी मेटल्स, डस्ट और स्मोक, ये सब चीजें रिलीज करती है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आज की डेट में ना तो केवल वाटर बॉडी के लिए घातक है, बट ये एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़े लेवल पर फैला रही है। हर तरीके का पोल्यूशन इंडस्ट्री कर रही है। फिर आप बोलोगे सर क्यों इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर देते हैं? कर भी तो नहीं सकते। मतलब टेढ़ा है पर मेरा है समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारा डेवलपमेंट इन लोगों पर जो टिका हुआ है। अब डेवलपमेंट देख लें सर या एनवायरनमेंट देख लें सर, क्या कर लें? हम डेवलपमेंट देख लेते हैं। दुनिया के देश तो यही बोलते हैं। एग्रीकल्चरल सोर्सेज, तभी तो कहते हैं मानव से घातक इंसान दुनिया में है ही नहीं कोई, इसलिए नहीं है कोई। एग्रीकल्चर किस तरीके से हमको पता है, एग्रीकल्चर समय के साथ काफी मॉडर्नाइज हो रही है। कैसे? पहले ना ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, बिना किसी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों के। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गया है। अब मान के चलो कि मेरी फील्ड में मैंने कल ही केमिकल्स
छिड़के थे, ताकि पेस्टिसाइड्स जो है, मतलब पेस्ट मेरी क्रॉप्स को खराब ना करे। एकदम से बारिश हो जाती है, मानसून की बहुत तेज बारिश हो जाती है, मेरी पूरी फील्ड में पानी भर जाता है, और वो पानी जो है जब वो ड्रेन होता है तो वो मेरे ड्रेन से होता हुआ पानी एक रिवर में खाली हो जाता है। आपको पता है वो पानी जो मेरी फील्ड में भरा था, उस पानी में मिक्स हो गए थे वो केमिकल्स जो मैंने कल ही उस पे छिड़के थे। अब वो पानी मेरे मतलब ड्रेन से होता हुआ, सिटी के ड्रेन से होता हुआ सीधा वाटर बॉडी में जाकर वो खाली हो जा रहा है। तो वो केमिकल्स जो मैंने अपनी फील्ड में डाले थे, आज वो एक वाटर बॉडी में फैल चुके हैं। तो क्योंकि वही वॉश डाउन टू रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, और फिर उसको इवेंचुअली पोल्यूट कर देते हैं। इसकी वजह से ये सरफेस रन ऑफ जो हो रहा है ना एग्रीकल्चरल फील्ड्स का, उसकी वजह से यहाँ पर आज वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रही हैं। आप बोलते हैं ना कि एग्रीकल्चर कैसे पोल्यूट कर देता है सर, इन सब चीजों की वजह से पोल्यूट करता है। फिर कल्चरल एक्टिविटीज कैसे पोल्यूट करती हैं। हम लोगों को यार यहाँ पर सोचने और समझने की जरूरत है कि अगर कहीं पर हमारा मेला लगा है, कहीं पर हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहां की साफ सफाई, यहाँ तक कि अगर हम टूरिस्ट भी बन के जा रहे हैं, तो उस एरिया की साफ सफाई हमारे हाथों में है। बट वो हम कहाँ देख रहे हैं, पिलग्रिमेज साइट जाते हैं, हम लोग वो लेस के पैकेट खाकर छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही। रिलीजियस फेयर्स में इतना बुरा हाल कर देते हैं हम लोग। मतलब मैं देखता हूँ, जब कहीं कहीं पर भंडारा लगता है ना, तो भंडारे के बाद जो वो पत्तल मिलते हैं आपको, वो खाने के बाद आप वही फेंक जाते हैं। पूरी रोड अब मैं देखता हूँ, मतलब भर जाती है। हर जाते पड़ते इंसान को पता लग जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर जरूर भंडारा हुआ होगा। यार ये सब चीजें क्या है। कल्चरल एक्टिविटीज, अगर आपका धर्म इस पोल्यूशन एनवायरनमेंट के लिए अभिशाप बन रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको मतलब कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि आप क्या उसमें ऐसा गलत कर रहे हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की वजह से डिजीजेस भी फैलती हैं, बहुत सी वाटर बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि डायरिया हो जाता है, इंटेस्टाइन में वर्म्स पैदा हो जाते हैं, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और डब्ल्यूएचओ का डेटा ये बताता है कि इंडिया के बारे में ये डेटा बोल रहा है कि 1/4 कम्युनिकेबल डिजीजेज जो आज इंडिया में है, वो सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। अगर इंडिया में 100 बच्चों को कम्युनिकेबल डिजीजेज हुई हैं, तो उन 100 बच्चों में से 25 बच्चों को वाटर बॉर्न डिजीज है जो कम्युनिकेबल है। फिर मैं अब गंगा की बात करता हूं। गंगा जो कि इंडिया की नेशनल रिवर है, गंगा जो बहुत पवित्र मानी जाती है। शिवजी जी की जटा से गंगा इस धरती पर प्रवेश करती है। माइथोलॉजी में भी गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। इंडिया का एग्रीकल्चर की बैकबोन है गंगा। तो आजकल इस गंगा में भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि गंगा जिन जिन स्टेट्स में से होके जाती है ना, आज वो स्टेट्स इंडिया के घनी आबादी वाले स्टेट्स हैं। मतलब आप जान सकते हैं यूपी, मतलब इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बिहार, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बिहार है, 2011 का सेंसस आपने पढ़ा है मेरे साथ। उत्तराखंड से होकर जाती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, पॉपुलेशन डेंसिटी में वेस्ट बंगाल भी कम नहीं है। झारखंड, तो कई सारे स्टेट्स में से होकर गंगा जाती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। तो गंगा का पोल्यूशन भी एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है इंडिया के लिए। इस रिवर की कंडीशन को इंप्रूव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन है गंगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया जिसको हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कहते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत एक प्रोग्राम लॉन्च होता है जिसको नमामि गंगे प्रोग्राम कहते हैं। पहले एक बार नमामि गंगे प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं पीछे की स्लाइड आपको दिखाऊंगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा टाउन्स में, और ये देखा जाएगा कि सीवेज जो है वो किसी वाटर बॉडी में खाली ना हो। दूसरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एफ्लुएंट जो है उनको अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या वाटर बॉडी में एंटर तो नहीं कर रहा है। तीसरा, ए फॉरेस्टेशन किया जाएगा रिवर बैंक के पास पास, ताकि बायोडाइवर्सिटी बढ़े, फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट अच्छे से करेगी सरकार। रिवर सरफेस को जितना हो सके उतना साफ किया जाएगा, मतलब रिवर बेड को साफ किया जाएगा। गंगा ग्राम्स बनाए जाएंगे, जहां जहां से गंगा होके जा रही है। मैंने बोला 5 स्टेट से गंगा होके जाती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यहां पर गंगा ग्राम्स बनाए जाएंगे, और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कितना जरूरी है रिवर्स को पोल्यूशन से दूर रखना। तो वो कैसे भी करेगी सरकार, बट एक पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पर फैलाएगी। तो ये है नमामि गंगे प्रोग्राम।
अब मैं चलता हूं आगे और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से गंगा और यमुना रिवर्स में सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखकर चलिए कि गंगा जो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से निकलती है, खास करके इन तीनों स्टेट्स में ही गंगा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। मतलब कानपुर और कानपुर से नीचे गंगा काफी पोल्यूटेड है वाराणसी तक। वाराणसी से नीचे भी गंगा काफी पोल्यूटेड आपको दिखती है, फराका बैरेज तक। फराका बैरेज तक गंगा कंटिन्यूसली पोल्यूटेड दिखती है कानपुर से आपको। क्यों भाई? क्योंकि कानपुर में जितने भी इंडस्ट्रियल, वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज सारा वेस्ट मटेरियल अपना, मतलब कानपुर की इंडस्ट्रीज वो गंगा में ही डिस्पोज करती है। यहां तक कि बहुत सारे अर्बन सेंटर्स, कानपुर से लेकर फराका बैरेज तक जितने अर्बन सेंटर्स गंगा के पास लोकेटेड है, उनका वहां पर सीवेज सिस्टम भी गंगा के साथ ही कनेक्टेड है। यहां तक कि कारकैसेस को भी हम लोग रिवर में ही डंप कर देते हैं यार। मतलब कितने बड़े जानवर हैं। कारकेसिस की तो कम से कम डिस्पोजिशन, उनका डिके डिकम्पोजिशन सब अलग होता है, तो उसको तो प्लीज अलग रखो। कारकेसिस को भी अगर आप रिवर में डंप कर दोगे तो यार कितने हार्मफुल मटेरियल, बैक्टीरिया वो फैल जाएंगे रिवर में। कैसे पिएगा एक इंसान उसका पानी? और मेन पोल्यूटर्स अगर हम यहाँ पर देखें तो कानपुर सिटी, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूटर्स में आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं यमुना की बात करूं तो दिल्ली और यूपी में जो यमुना बहती है भाई साहब बहुत पोल्यूटेड है। खासकर कि चंबल से शुरू हो जाती है यमुना, बट दिल्ली में आते ही जब मतलब यमुना की स्थिति देखने वाली होती है। मथुरा, आगरा में भी यमुना कुछ बहुत अच्छा कमाल नहीं कर देती है। यहाँ पर भी यमुना का पानी बहुत ज्यादा ही पोल्यूटेड होता है। चलिए बात करते हैं ये जो नेचर ऑफ पोल्यूशन आपको कैसे देखने को मिलता है। भाई यूपी हरियाणा जो है वो यमुना का पानी यूज करता है इरिगेशन के लिए। एग्रीकल्चरल रन ऑफ काफी होता है जिसकी वजह से यमुना में माइक्रो पोल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। एग्रीकल्चरल रन ऑफ से समझ आए होगा आपको कुछ कुछ। जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आप लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह फेंकते हैं या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, वो पानी के बरसने के बाद, बारिश होने के बाद आपकी फील्ड धुलती है और वो सारा पानी रिवर में जाकर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर में माइक्रो पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो दिल्ली में होता है वो सारा आप यमुना में डंप करते हैं। मेन पोल्यूटर यमुना का यहां पर मैं दिल्ली जरूर बोलना चाहूंगा। मतलब दिल्ली के अर्बन सेंटर्स, दिल्ली का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सारा पोल्यूशन वो रिवर यमुना में डंप कर देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज है। क्यों कर रहे हैं हम लोग? वाटर पोल्यूशन के बाद फिर हमारा चैप्टर हमको लेके चलता है एयर पोल्यूशन की तरफ। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब किसी नेचुरल कॉम्पोजिशन, एयर का नेचुरल कॉम्पोजिशन क्या है? 78% है नाइट्रोजन, 20.95% के आसपास ऑक्सीजन, 0.93% के पास आर्गन, 0.03% के पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हवा का नेचुरल कॉम्पोजिशन है। तो जब भी कभी इस नेचुरल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है, किसी भी तरीके का चेंज, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, नाइट्रोजन का कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, नाइट्रोजन का बढ़ गया, आर्गन बढ़ गई, कार्बन बढ़ गया, तो किसी तरीके से नेचुरल कॉम्पोजिशन में होने वाला कोई भी चेंज, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, कैसी भी हो, इसको एयर पोल्यूशन टर्म किया जाता है। एयर पोल्यूशन जैसे कि डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ओडर, स्मोक, वेपर, ये सब चीजें जो हवा में है, ये एक तरीके की पोल्यूटेंट्स कंसिडर की जाती हैं। ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये ना तो केवल फ्लोरा के लिए हार्मफुल होते हैं, बट फौना के लिए भी बहुत हद तक ये पोल्यूटेंट्स हार्मफुल माने जाते हैं। तो जैसे वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस पढ़े थे, एयर पोल्यूशन के सोर्सेस भी पढ़ लेते हैं। एयर पोल्यूशन का कोई नेचुरल सोर्स आपको एज इट इज देखने को नहीं मिलेगा, जैसे हमने वाटर में पढ़ा था। एयर पोल्यूशन का ज्यादातर सोर्स यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब यहाँ पर हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादातर एयर पोल्यूट होती है। जैसे फॉसल फ्यूल्स को हम जलाते हैं, माइनिंग करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज वगैरह जो हम लगाते हैं, इंडस्ट्रीज ना तो केवल वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रही है, देखो एयर को भी इंडस्ट्रीज पोल्यूट करती है। क्योंकि ये सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, लेड, एस्बेस्टोस जैसी कई सारी हार्मफुल गैसेस को हवा में ये रिलीज कर दे रहे हैं। आपने कभी सोचा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है? आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक बड़ा खतरा इस दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज। और दुनिया वाले बात कर रहे हैं कि अगर ये नहीं सही हुआ तो 2070 तक, 2070 भी क्यों जाऊं मैं, 2050 तक कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो केवल हिस्ट्री में अमर रहेंगी, दिखेंगी नहीं आपको, क्योंकि डूब चुकी होंगी पानी में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं।
सी वाटर का लेवल बढ़ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज के बहुत सारे पार्ट्स डूब चुके हैं। मॉरिशस, सिशेल, मॉलडीव्स, 60% इन कंट्रीज के पार्ट अंडर वाटर है। अगर नहीं रोका गया तो आने वाले और 20-30 सालों में ये कंट्रीज ही एग्जिस्ट करना बंद कर देंगी। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? कंसिक्वेंसेस क्या है अब एयर पोल्यूशन के? तो जैसे वाटर पोल्यूशन के कंसिक्वेंसेस वाटर बॉर्न डिजीज है। एयर पोल्यूशन की वजह से भी कई सारी डिजीजेस होती हैं जो सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। बहुत ज्यादा जो आपको फॉग दिखती है, क्या दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में तो फॉग नहीं होती, स्मॉग होती है, क्योंकि फॉग के साथ स्मोक यहाँ पर ऐड हो जाती है। और अर्बन सिटीज में इसको अर्बन स्मॉग कहते हैं। वो अर्बन स्मॉग जो आज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही है। स्मॉग के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। जनरली कोहरा इतना मुश्किल, इतना हार्मफुल नहीं होता। गांव के कोहरे को कभी महसूस करना, उसको मतलब सूंघ कर भी या इनहेल करके भी मजा आता है, क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री कोहरा होता है। फॉग, पोल्यूशन फ्री फॉग तो पता नहीं हम लोगों ने कभी इनहेल किया होगा। अर्बन एरियाज में तो क्या पोल्यूशन फ्री फॉग मिलता ही नहीं है, वो स्मॉग होता है। डॉक्टर्स खास करके मना करते हैं आपको कि प्लीज इस स्मॉग में बाहर ना निकले। काफी हार्मफुल इफेक्ट है इसके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और इसी एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन भी एयर पोल्यूशन का ही कंसीक्वेंस है। पहली रेन कंपैरेटिवली, पहली रेन हमेशा एसिडिक होती है। उसके बाद सब्सिक्वेंट रेन्स ठीक होती है, उसका पानी स्टोर किया जा सकता है। पहली रेन का पानी कोई स्टोर नहीं करता। फिर नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं। अर्बन सेंटर्स में ये ज्यादातर देखा जाता है, रूरल एरियाज में नहीं है। नॉइज पोल्यूशन क्या कहते हैं आप, क्या होता है ये? जब आप इतना शोर डेवलप करें कि मतलब एक हद के बाद वो बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत ही अनबेरेबल आपके लिए साउंड होने लग जाए, ऐसे पोल्यूशन को नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन की मेजर सोर्सेज आज की डेट में फैक्ट्रीज हैं। मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन जो आजकल होने लगी है, अगर आप देखो आपके आसपास अगर घर बन रहे हैं, कभी ना कभी ड्रिल चल रही है, कभी लैंटर की मशीन से वहां पर आ रही हैं, कभी वो ठोका पीटी कर रहे हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चलने की आवाज आती रहती है। मतलब दोपहर काटना घर पर मुश्किल हो जाता है। तो मैकेनाइज कंस्ट्रक्शन, अगर कोई डिमोलिशन का काम चल रहा है, कोई बनी हुई बिल्डिंग टूट रही है, ऑटोमोबाइल का बहुत शोर है, एयरक्राफ्ट का बहुत शोर है, ये सारी चीजें आज नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज में आती है। इसके अलावा इसके अलावा देर आर सम पीरियोडिक बट पॉल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ नॉइस, जैसे कि सायरन्स यूज करते हैं हम लोग, लाउड स्पीकर्स यूज करते हैं फेस्टिवल्स में, प्रोग्राम्स में, कम्युनिटी एक्टिविटीज में, ये भी तो सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन में आते हैं। चलिए जी, तो नॉइस पोल्यूशन कैसे मेजर करें? जब हवा, पहली बात तो हवा को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। वाटर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स हम मेजर कर लेते हैं। नॉइज पोल्यूशन मेजर करने के लिए आपके पास आवाज कितनी तेज है, इसको मापा जाता है। और नॉइस को, जो लेवल ऑफ नॉइस है, वो डेसिबल्स में हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं, जिसको स्मॉल डी कैपिटल बी लिखा जाता है। तो अगर आप देखें तो ये नॉइस के लेवल्स इंडस्ट्रियल एरियाज और रेजिडेंशियल एरियाज में लिमिट डिसाइडेड होती है नॉइस की। डे टाइम की लिमिट अलग होती है, नाइट टाइम की लिमिट अलग होती है। आप कई बार देखते हैं जहां पे स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, उसके बाहर बोर्ड्स लग जाते हैं कि हॉन्किंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस, कि यहाँ पर प्लीज तेज तेज हॉर्न मत मारना, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन होगा विच इज नॉट गुड फॉर देम। जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर हाई सेंसिटिव एरियाज होता है, वहां पर भी आपको हॉर्न, सायरन, ये सब यूज करना पनिशेबल ऑफेंस में आता है। नॉइज पोल्यूशन के कंसिक्वेंसेस क्या है? वैसे तो कोई बीमारी ऐसा सच नहीं होती, बट बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हाइपरटेंशन, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, मतलब तेज सुनना, ये भी एक हियरिंग इम्पेयरमेंट नॉइज पोल्यूशन में आता है। एनॉइड एनॉइड से रहने लगते हैं आप। बहुत सारे लोगों में, बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। कभी लोग सो नहीं पाते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और एक बार स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो यू कैन इनवाइट मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से दोस्तों ये तीन प्रॉब्लम्स हो गई आपके पास, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। अब बात करते हैं फोर्थ लेवल ऑफ पोल्यूशन का, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब क्वालिटी ऑफ लैंड खराब हो जाए, जब लैंड प्रोडक्टिव ही ना बचे। तो जब आप किसी लैंड की फर्टिलिटी, किसी लैंड की प्रोडक्टिविटी, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हो सकती है वो लैंड की वो प्रोडक्टिविटी जो खराब करी है वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए खराब करी है, हो सकता है आपने परमानेंटली खराब कर दी हो।
लैंड डिग्रेडेशन होता कैसे है? तो सोर्सेज पर आते हैं सबसे पहले। तो लैंड डिग्रेडेशन सॉइल इरोशन, वाटर लॉगिंग से होता है। जब आप अपनी लैंड पर बहुत लंबे समय तक पानी को खड़ा रहने देते हैं, वाटर लॉगिंग की वजह से आपकी सॉल्ट सेलाइन हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। और एक बार आपकी मिट्टी सलाइन एल्कलाइन हो गई तो योर लैंड इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। उसके बाद अगर लैंड को आप लोग कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली अगर आप लैंड को यूज कर रहे हैं फॉर फार्मिंग, हमने पढ़ा था कि लैंड को 2 3 6 6 महीनों के लिए हर एक एग्रीकल्चरल साइकिल के बाद खाली छोड़ना चाहिए। बट मैंने बोला कि आप कंसिस्टेंटली लैंड को यूज कर रहे हैं उसकी फर्टिलिटी को मैनेज किए बिना, तो धीरे धीरे उस लैंड की फर्टिलिटी, उसका जो डिग्रेडेशन है वो तो होगा ही, क्योंकि लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। यहाँ तक समझ में आता है। और उसके बाद वो डिग्रेडेड लैंड जो है वो आप वेस्ट लैंड कैटेगरी में डाल दोगे, और जब वो वेस्ट लैंड हो गया उसके बाद बिल्डिंग्स बन जाती हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सारे डिग्रेडेड लैंड्स वेस्ट लैंड कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्रेडेशन का प्रोसेस अगर चेक नहीं किया, जब आपको नहीं पता लग रहा है, वैसे तो मिट्टी संकेत देना शुरू कर देती है कि देख ले भाई मैं खराब हो रही हूँ। हाँ। और जब मिट्टी संकेत देना शुरू कर दे कि देख लो मैं खराब हो रही हूं, तो समझ जाना चाहिए एक फार्मर को कि अब कुछ तो वो गलत कर रहा है। तो जो प्रोसेस है डिग्रेडेशन का, अगर वो फार्मर चेक ना करे तो जाकर वो लैंड वेस्ट लैंड में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज नहीं। अगर आप अपने सॉइल्स को चेक कराते रहें समय समय पर, आपके सॉइल में किस चीज की कमी है, अगर आप ये चेक कराते रहे तो भाई हो सकता है कि आप अपना लैंड डिग्रेड होने से बचा लें। चलिए जी, उसके बाद रिमोट नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, इन इसके हिसाब से जो वेस्ट लैंड है इंडिया को, उसको क्लासिफाई किया गया है रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज करके। और इस प्रोसेस के हिसाब से अगर हम वेस्ट लैंड की बात करें तो वेस्ट लैंड हैव बीन कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस दैट हैव क्रिएटेड देम। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहता है कि इंडिया में तरह तरह के वेस्ट लैंड होते हैं, वेस्टलैंड, वेस्टेड लैंड जिसका फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो है। और वो वेस्टलैंड तरह तरह के कैसे होंगे, डिपेंड करता है कि वो वेस्टलैंड बने कैसे। तो जिन्होंने, जिस प्रोसेस ने उसको वेस्टलैंड बनाया, वही इन्होंने मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन रख लिया। जैसे अगर कोई लैंड वेस्टलैंड कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ नेचुरल एजेंट्स, तो वो वेस्टलैंड फॉर्म बाय नेचुरल एजेंट इस कैटेगरी में आ जाएगा, विच इज कैटेगरी नंबर 1। सर नेचर कैसे किसी लैंड को खराब कर सकती है? कर सकती है यार। जैसे गुलीड लैंड, रिवाइन लैंड, डेजर्टिक और कोस्टल सैंड्स, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड्स, ग्लेशियल एरियाज, ये सब फर्टाइल थोड़ी ना होते हैं। भाई जहां पर कोस्टल एरिया है वहां पे मिट्टी देखने को मिलती है, कभी गोवा गए होंगे आप तो आपको मिट्टी मिलेगी बीच पर। तो क्या उस मिट्टी में मैं धान की फसल लगा दूं मतलब राइस कल्टीवेशन, वीट कल्टीवेशन स्टार्ट कर दूं, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। नेचर ने ही ऐसा सच बनाया है उस लैंड को, देखो कितना बड़ा इलाका नॉट फर्टाइल है। डेजर्ट जहां पर है, क्या वहां पर एग्रीकल्चर हो जाएगा? जहां पे गुलीड लैंड, रिवाइन लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे रॉकी एरिया ज्यादा है, क्या वहां वहां पे एक पौधा तो उग नहीं रहा है? आप किस तरीके से वहां पर अपनी फसल उगाओगे? मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कि नेचुरल एजेंट्स की वजह से अगर वेस्टलैंड बना है तो वो वेस्टलैंड फॉर्म बाय नेचुरल एजेंट्स हो गए। हालांकि ज्यादा तो नहीं होते हैं, ज्यादातर तो वेस्टलैंड्स हम बनाते हैं। तो वेस्टलैंड्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाता है। जैसे कोई लैंड जिसकी सॉइल सेलाइन हो गई है, एल्कलाइन हो गई है। मैंने पहले ही बताया, किसी लैंड की सॉइल सेलाइन एल्कलाइन तब होती है जब आप बहुत लंबे समय तक पानी, वाटर उस लैंड पर खड़ा होने दे जाते हैं। कभी भी अगर वाटर लॉगिंग किसी लैंड में होती है तो कोशिश करो कि वाटर लॉगिंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, नहीं तो आपके वाटर लॉग फील्ड्स में सॉइल कंटेंट बढ़ जाएगा। जहां तक समझ में आता है, तो इसकी वजह से तो ये जो सेलाइन एल्कलाइन सॉइल्स हैं, जो लैंड है, ये वाटर लॉग्ड और मार्शी एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। वाटर लॉगिंग नेचुरल और ह्यूमन दोनों फैक्टर से हो सकती है। तो सेकंड कैटेगरी आपने पढ़ ली, वेस्टलैंड फॉर्म बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है वेस्टलैंड फॉर्म बाय मैन मेड प्रोसेसेस। इसमें केवल मैन मेड प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स में इस्तेमाल होने वाला लैंड, जैसे फॉरेस्ट काट देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद डिग्रेड कर देते हैं पूरे लैंड को, डिग्रेडेड पास्चर्स, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स। तो ये ऐसे वो इलाके हैं जो हमारी वजह से आज फर्टिलिटी या फर्टाइल नहीं है, क्योंकि हमने इनमें डंडे बजा दिए हैं।
चलिए जी, उसके बाद इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि यार किस तरीके से डिग्रेडेड लैंड्स को डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। तो यहाँ पर आंसर देता है हमारा चैप्टर की सर वाटर शेड मैनेजमेंट करो ना। तो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उससे आप एक लिंकेज मतलब डिवेलप कर सकते हो लैंड वाटर और वेजिटेशन के बीच। भाई एक वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो लैंड वाटर और वेजिटेशन के बीच एक लिंक डिवेलप करता है, जिससे लोगों की ना तो केवल लाइवलीहुड बेटर होती है, मगर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। सर एग्जाम्पल देके बताओ, इसका मतलब समझ सा नहीं आ रहा कि एक वाटर शेड मैनेजमेंट है क्या चीज। मैंने बोला वाटर शेड मैनेजमेंट एक कमाल की चीज है जिससे लैंड वाटर वेजिटेशन में एक कनेक्शन होता है, पैसे आप अच्छे कमा लेते हैं उससे, जिसकी वजह से पीपल जो है उनका लाइवलीहुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अपलिफ्ट हो जाता है, नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता है। आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मध्य प्रदेश के झबुआ डिस्ट्रिक्ट में वाटरशेड मैनेजमेंट को ही यूज किया गया लैंड को रिवाइटलाइज करने के लिए। झबुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं कि भिल्स जो है, भिल्स एक ट्राइब का नाम है, तो भिल्स पैटलवाड ब्लॉक में रहते हैं। मतलब ब्लॉक का मतलब यहाँ पे पंचायत हो गया एक तरीके से। तो पैटलावाड पैटलावाड ब्लॉक ऑफ झबुआ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं भिल्स। उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े लैंड को रिवाइटलाइज किया बाय यूजिंग वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम, और जिससे उन्होंने कम्युनिटी मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस के बड़े बड़े लैंड जो है वो उन्होंने इसी तरीके से रिवाइटलाइज किए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटरशेड मैनेजमेंट एक बढ़िया चीज हो सकती है, और जैसे कि आप अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि वाटरशेड मैनेजमेंट है क्या चीज, तो आइए सबसे पहले तो वाटरशेड मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि वाटरशेड मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। देखिए यार, बड़ा सिंपल है। वाटरशेड मैनेजमेंट एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें आप लैंड को मैनेज करते हैं, जिसमें आप वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ताकि वाटर की क्वालिटी और आपके एरिया में मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वाटरशेड मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप लैंड वाटर रिसोर्सेज इसको मैनेज करते हैं, इस तरीके से मैनेज करते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके एरिया में मिलते हैं उनको अच्छे से इंप्रूव किया जा सके। तो जनरली गोल क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? वाटर पोल्यूशन जो है उससे होने वाला जो रिस्क है, उसके इम्पैक्ट जो है उसको कम करना। ड्रॉट मतलब सूखा जो है वो कम से कम पड़े। फ्लड, उसका इम्पैक्ट जितना हो सके उसको रिड्यूस किया जा सके। तो कैसे करोगे, अकेले तो नहीं कर पाओगे ना ये काम। तो जनरली वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए ना आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, तो आप पूरी कम्युनिटी को साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। लैंड यूज इस पे ज्यादातर कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है? जैसे पहला होता है लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीजों में आप जनरली अपनी उस पर्टिकुलर जमीन को यूज कर रहे हैं। फिर है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो कुछ लोग हैं वो मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में लग जाते हैं। लैंड यूज का मतलब है कुछ लोग इरिगेशन कर रहे हैं, सॉरी अपना कुछ लोग एग्रीकल्चर में लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग उसको पास्चर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड लैंड यूज। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वाटर हार्वेस्टिंग भी वाटर शेड मैनेजमेंट में आता है। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि वो रेन वाटर को टैप करना, उसको स्टोर करके रखना। तो ये सब चीज है। तो जनरली मतलब जैसे कि मैंने बोला कि वाटर शेड मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को इंप्रूव करते हैं बहुत सारी चीजों से लड़ने के लिए, जैसे वाटर पोल्यूशन से लड़ने के लिए, ड्रॉट से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, एनवायरनमेंट सोसाइटी पर जो फ्लड का इम्पैक्ट आता है उससे लड़ने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर जनरली आप फुल यूज करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर में वाटर शेड मैनेजमेंट क्या बोलता है। वाटर शेड मैनेजमेंट लैंड को डिग्रेड होने से बचाता तो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो बहुत सारे वाटर शेड मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे। और वाटरशेड मैनेजमेंट में ना लैंड के बहुत सारे काम निकल आते हैं। लैंड को, वाटर को, वाटर बॉडी को, वेजिटेशन को आपस में लिंक की मतलब कर दिया जाता है। और जनरली वाटरशेड मैनेजमेंट उन लोगों की आजीविका सुधार देती है, उन लोगों की लाइवलीहुड्स को सुधार देती है जिन लोगों का लाइवलीहुड जनरली उन रिसोर्सेज पे चल रहा है। भाई आज एग्रीकल्चर फार्मर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड तो उसका लैंड ही है ना।
तो वाटरशेड मैनेजमेंट जनरली उन लोगों का लाइवलीहुड अपना सुधार देता है जो इन रिसोर्सेज पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वाटरशेड मैनेजमेंट से उनका नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसे कि मैंने बात करी है भी कि अकेले तो नहीं कर पाओगे, तो पूरी कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। ऐसा कोई एग्जांपल है हमारे चैप्टर में जहाँ पे कम्युनिटी ने वाटरशेड मैनेजमेंट में अपने आप को एनरोल किया हो? बिल्कुल है। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आपके पास भिल्स है। ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पेटला वार्ड ब्लॉक में रहते हैं भिल्स। और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत बड़े कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सीपीआर के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बहुत बड़े पार्ट्स को अगलों ने रिवाइटलाइज किया है अपनी पूरी भिल्स कम्युनिटी के एफर्ट्स के साथ। यहाँ पे हर घर ने क्या किया, सबसे पहले तो एक एक पेड़ लगाया कॉमन प्रॉपर्टी पे। उसके बाद इन्होंने फॉडर ग्रास को प्लांट किया पास्चर लैंड्स के ऊपर, फॉडर को, ताकि इनके एनिमल्स, इनके कैटल्स के लिए इन फ्यूचर फॉडर लैंड प्रिपेयर हो सके, पास्चर लैंड प्रिपेयर हो सके। उसके बाद हमारा चैप्टर कुछ पोल्यूशन टाइप्स के बारे में बात करता है, जैसे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन अमोनिया, लेड। और जनरली एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सोर्स तो देखो यहाँ पर इंडस्ट्रीज तो है ही है, जहाँ पर कोयले को यूज करते हैं। और कोयला जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो थर्मल पावर प्लांट्स में होता है। इसके बाद पेट्रोल, डीजल, ये सब आपके ट्रांसपोर्ट में आ गया। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। जैसे दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े इलाकों में आपको आसपास 4 बड़े कूड़े के पहाड़ दिखेंगे, 3 बड़े कूड़े के पहाड़ दिखेंगे। तो सीवेज डिस्पोजल भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अर्बन एरियाज में, एयर पोल्यूशन इससे होता है। इसके बाद वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन के कुछ पॉल्यूटेंट्स है ऑर्डर, डिजॉल्व और सस्पेंडेड सॉलिड, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल, ग्रीस, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, टेनिन, कॉलीफॉर्म, एमपीएम, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, मरकरी, लेड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वाटर बॉडी को अनफिट बनाते हैं पीने के लिए। सोर्सेज क्या है? अर्बन एरियाज में जो सीवेज है वो डिस्पोज कर दिया जाता है, सारा सीवेज पानी में जाकर, मतलब पूरा की पूरा गंदा नाला ओशन, सॉरी, आपकी रिवर में खाली कर दिया जाता है। अर्बन रन ऑफ, टॉक्सिक एफिलेंट्स जो इंडस्ट्री से आ रहे हैं वो वाटर बॉडी में जाने दिए जाते हैं। रन ऑफ, जैसे मैंने अपनी फील्ड में छिड़का पेस्टिसाइड, कल बारिश आ गई तो बारिश की पानी की वजह से मेरी फील्ड में जितना पेस्टिसाइड था वो सब पानी में मिला और वो जाके ड्रेन में चला गया। और वो ड्रेन कनेक्टेड है आगे रिवर में, तो वो सारे पेस्टिसाइड्स जो रिवर में एंटर कर जाते हैं, इसको रन ऑफ कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से भी वाटर बॉडीज पोल्यूट होती हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वाटर बॉडी में एंटर कर सकते हैं। फिर हम लैंड पोल्यूशन की बात। लैंड पोल्यूशन का पॉल्यूटेंट है ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा, वायरस, बैक्टीरिया, गार्बेज, वेक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, रेजिड्यू, एल्किनिटी एल्किनिटी, फ्लोराइड्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। लैंड पोल्यूशन के इंपॉर्टेंट सोर्स आ जाते हैं, हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा था, वाटर लॉगिंग की समस्या। एक तरीके से हम लैंड को डिग्रेड ही तो कर रहे हैं। इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट का बहुत ही मतलब उसको बिना ट्रीटमेंट किए, इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको पता है कितना हार्मफुल होता है, बिना उसको ट्रीट किए डिस्पोज कर देना। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का हद से ज्यादा यूज करना। और इसके बाद आपके पास फोर्थ पोल्यूशन आता है, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन एक्चुअली में एक ऐसा पोल्यूशन होता है जब एक आवाज इस कदर आपको मतलब परेशान कर दे कि आप उसको टॉलरेट ना कर पाए, जिससे आपका बीपी, स्ट्रेस, ये सब बढ़ता है। तो आप क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, एडवर्टीजमेंट, सॉरी एडवर्टाइजिंग मीडिया, ये सारी चीजें जो है ये नॉइस पोल्यूशन में आती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। इतना समझ में आता है जी? इसके बाद बात करते हैं आगे, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल से आप क्या समझते हैं? देखो, अर्बन एरियाज की एक बहुत बहुत बड़ी भाई वेराइटी ऑफ सोर्सेज है अर्बन एरियाज के पास। ऐसे सोर्सेज हैं जहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट डेली निकलता है। और ये इतना ज्यादा वेस्ट होता है कि इसको आप कभी कभार ट्रीट भी नहीं कर पाते। और उस वेस्ट से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आम आम बातें हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट जो है आज की डेट में अर्बन एरियाज के लिए अभिशाप बनता हुआ जा रहा है।
एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये अर्बन एरियाज के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, अर्बन एरियाज के पास, आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्सेज है, जहां से रोज की मात्रा में इतना वेस्ट निकलता है, इसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं आप लोग कंट्री में। सॉलिड वेस्ट से मेरा मतलब क्या है? सॉलिड वेस्ट से मेरा मतलब है ऐसे पुराने, ऐसे अनयूज्ड आर्टिकल्स, जैसे कि ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलीथीन बैग, सीडी फ्लॉपीज, मेटल के पीस, जो हम लोग डंप कर देते हैं ऐसी जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस। कहा क्या करूं उसका? और ये डिस्कार्डेड आर्टिकल्स को आप लोग रिफ्यूज गार्बेज या रबिश कहते हैं। आज आज की डेट में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता हुआ जा रहा है। इसलिए तो गवर्नमेंट बोलती है कि सूखा कूड़ा ब्लू में डालिए, किचन वेस्ट ग्रीन में डालिए, आप कूड़े को सेग्रीगेट कीजिए अपने घर पे, ताकि जहां पर कूड़े से मतलब जो प्लांट सरकार ने लगा रखे हैं इन्हीं कूड़े को ट्रीट करने के लिए, वहां पर उन लोगों को थोड़ा बहुत मतलब इजी तो लगे। आप लोगों ने चीजें ही बहुत मुश्किल बना दी। आप लोगों में मैं भी आता हूँ, बट एटलीस्ट मैं पिछले 2 सालों से कूड़े को सेग्रीगेट कर रहा हूँ। अगर आप किचन किचन वेस्ट भी सेग्रीगेट कर लेना तो आप बहुत बड़ी हेल्प कर देंगे सरकार की। इतना भी नहीं कर पा रहे हम लोग। जो आप रैपर्स खाते हैं, जो आप लोग आज की डेट में, जो आप बिस्किट खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, अगर उसके रैपर को आप किचन वेस्ट में ना मिलाएं, उसके लिए अलग से पॉलिथीन लगा दे, तो आप जानते हैं आप कितनी बड़ी हेल्प कर देंगे सरकार की। ये सेग्रीगेशन के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पे लगी हुई, और ये काम हम लोग कर सकते हैं। अगर ये हम कर सकते हैं तो ये पूरा देश कर सकता है। और अगर ये पूरा देश कर सकता है तो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी हमारी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड वेस्ट का सोर्स क्या है। मैंने बोला ना, नंबर ऑफ सोर्सेज हैं आपके अर्बन एरियाज में। पहला तो है हाउस होल्ड और डोमेस्टिक स्टेब्लिशमेंट। जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, वो डोमेस्टिक स्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा जनरेट करती है। ये डोमेस्टिक स्टेब्लिशमेंट से जनरेट होने वाला वेस्ट जो हम और आप जनरेट करते हैं, उस वेस्ट को या तो हम लोग किसी पब्लिक लैंड पर डिस्पोज कराते हैं रात में जाकर, नहीं तो बगल में खाली प्रॉपर्टी देखते ही मम्मी क्या करती है या आप क्या करते हो, उसको पॉलिथीन बैग में बांधा और ऊपर से बास्केटबॉल की तरह फेंक दिया। तो हाउस होल्ड और डोमेस्टिक जगहों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट हम इस तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बॉडीज आ जाती हैं। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बॉडीज के लिए म्युनिसिपल बॉडीज काम कर रही हैं। म्युनिसिपल बॉडीज का काम होता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जा जाकर वहां से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करें, उनको डिस्पोज करें जहां पर भी उनको डिस्पोज करना चाहिए। जनरली ये वेस्ट कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है? मान के चलो कि ये लैंड है और यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है, तो इस लैंड को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे सॉलिड वेस्ट भरा जाता है। और ये काम करने का काम जो है ये म्युनिसिपल बॉडीज का होता है। इसको लैंडफिल्स कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज ऐसे ही नहीं किया जाता है। सबसे पहले इंडस्ट्री से वेस्ट जो आप कलेक्ट करते हो उसको ट्रीट किया जाता है कि उसमें कोई हार्मफुल ऐसा एलिमेंट तो नहीं मिला हुआ जिसकी वजह से कल को एक बहुत बड़ा बायो डिजास्टर डेवलप हो जाए। यहां तक समझ में आता है जी? अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आपको लेके चलता है कि अगर आप इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। मैंने बताया, कूड़े का पहाड़ बढ़ता चला जाता है, जैसे दिल्ली के चारों तरफ बढ़ ही रहा है। इससे क्या होगा? हवा की क्वालिटी बर्बाद होगी। हवा की क्वालिटी बर्बाद होगी तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तरह तरह की डिजीजेस जन्म लेंगी। स्मेल आ जाती है हवा में, बहुत सारी मक्खियां डेवलप हो जाएंगी, बहुत से रोडेंट्स डेवलप हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां फैलने लगेगी, जैसे डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, कॉलरा। कैसे लड़ोगे इन सब चीजों से? इसके बाद इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट अगर बिना ट्रीट करे, इंडस्ट्रीज का सॉलिड वेस्ट अगर मैंने वाटर बॉडीज में डंप कर दिया, तो आपने कभी सोचा है कि वाटर बॉडीज में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो एलिमेंट्स मिलाएंगे वो वाटर बॉडीज को कितना अनफिट कर देगा पीने के लिए? यहाँ तक समझ में आता है, और आज की डेट में हो ही रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सीधा अपना सॉलिड वेस्ट जो है वो वाटर बॉडीज में डंप कर दे रही है। अनट्रीटेड सीवेज जो है सिटी से, वो डायरेक्टली रिवर में आप जोड़ देते हो। जो सिटी का सीवेज है वो सीधा सीधा सारा सीवेज लेकर, सारा गंदा पानी लेकर वो रिवर में डंप, अपना अपना क्या कहते हैं, रिवर में डंप कर दे रहा है। कैसा अर्बन एरिया बना रहे हैं हम लोग? मतलब कभी सोच के चलो, कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम लोग खुद मतलब इनविटेशन दे रहे हैं। ये अनट्रीटेड वेस्ट
अगर इसी तरीके से रिलीज होता रहा तो ना तो केवल ये वाटर बॉडीज को पोल्यूट करेगा, ये बहुत सी पॉइजनस गैसेस भी रिलीज कर देगा, जैसे मीथेन। और मीथेन दोस्तों आपकी हेल्थ के लिए ही नहीं, इस पूरे प्लैनेट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। जितनी ज्यादा ये रिलीज होगी ना, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा। जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा, उतना ज्यादा ही क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर लेके चलता है हमको नेक्स्ट, कि ये अर्बन एरियाज में आखिरकार इतनी बुरी हालत हो क्यों रही है, इतनी मारामारी अर्बन एरियाज में हो क्यों रही है। सबसे बड़ा कारण इसके पीछे कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, रूरल से अर्बन एरियाज में होने वाला माइग्रेशन। हमने पहले भी पढ़ा है, रूरल से अर्बन एरियाज में लोग क्यों माइग्रेट करते हैं। क्योंकि सर, एक तो अर्बन एरियाज में लेबर की डिमांड रहती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होनी होती है, अपने क्या कहते हैं, ब्रिजेस बन रही होती हैं, फैक्ट्रीज बनने बनने होते हैं, तो उसमें हम लोगों को इन सब की जरूरत होती है। रूरल एरियाज में जो जॉब्स अवेलेबल है वो इन लोगों को सैलरी नहीं दे पाती है, इसलिए ये लोग अर्बन एरियाज की तरफ भागते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बीच में डेवलपमेंट की बहुत कमी है, इसकी वजह से इन लोगों को रूरल एरिया बेकार, अर्बन एरिया बढ़िया लगता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने पुश फैक्टर और पुल फैक्टर पढ़े थे। तो जनरली पुश फैक्टर काम करते हैं रूरल एरियाज में और पुल फैक्टर काम करते हैं अर्बन एरियाज। और जो गरीब लोग हैं, जब वो आ जाते हैं ना अपने गांव को छोड़कर इन बड़े शहरों में, तो वो इन बड़े शहरों की चकाचौंध लाइफ को देखकर डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड को जब वो अपनी आंखों से परसीव करते हैं, तब उनको लगता है कि भाई साहब बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, रह ही नहीं पाएंगे ये लोग। एक कमरे का भाड़ा उनकी पूरी सैलरी से ज्यादा है, बट जा भी नहीं सकते घर, क्योंकि सबको बोलकर आए हैं पैसा कमाने जा रहे हैं, तो क्या करें। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के स्लम्स में रहते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि इनके पास और तो ऑप्शन भी बचेगा नहीं, तो ये स्लम्स में रहते हैं। और आपको पता ही है, जितना ज्यादा स्लम डेवलप होगा, उतनी ज्यादा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये रीजन है इन लोगों के स्लम्स में रहने का। रूरल अर्बन माइग्रेशन बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। बहुत ज्यादा डेली वेज वर्कर्स, क्या इनको हटा दें क्या? हटा भी तो नहीं सकते यार, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जैसे वेल्डर चाहिए, कारपेंटर चाहिए मुझे, मेरे घर में काम करने वाली बाई जो आ रही है, वो सब इन्हीं एरिया से तो आ रही है। अगर ये एरिया हट जाए, तो अर्बन एरियाज में हम जैसे लोग भी नहीं, मतलब रह नहीं सकते हैं, क्यों? हमारा एक्सपेंस इतना बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये पैसा कमाते हैं शहरों से और गांव में अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस कहते हैं। और गांव में रहने वाली इनकी फैमिली उस पैसे का इस्तेमाल डेली कंजम्पशन में, हेल्थ केयर में, बच्चों को स्कूल भेजने में, तो मतलब फलाने चीजों में करती है। और उसी पैसे का कुछ पार्ट इनकी फैमिली एग्रीकल्चर या लैंड खरीदने या अपने घर के कुछ पोर्शन को बनवाने या उसकी मरम्मत करवाने में भी करती है। ये पैसा अगर ये लोग ना कमा पाए तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं हो सकता, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं हो सकती। बट ये सब चीजें करने के लिए इनको क्या सहना पड़ता है? अपने परिवार की जुदाई। दे हैव टू बियर द पेन ऑफ सेपरेशन, करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप परिवार से सेपरेट नहीं होंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? आगे बात करते हैं। तो ये गरीब लोग, आधे पढ़े लिखे अनस्किल्ड लोग, रूरल एरिया से चलकर अर्बन एरियाज में तो आ जाते हैं। और अर्बन एरियाज में आप देखें तो बहुत ही पेटी जॉब्स, बहुत ही लो पेड पेटी जॉब्स ये करते हैं, करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो लो पेड पेटी जॉब्स भी इनके रूरल एरियाज में अवेलेबल पैसा उससे ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि रूरल एरियाज में इनके को जॉब मिल ही नहीं रही, एटलीस्ट अर्बन एरियाज में कुछ तो कमा रहे हैं। अब इंडिया के अर्बनाइजेशन के ट्रेंड को देख लेते हैं। कहा यह जाता है कि 47% के आसपास दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है, और आने वाली फ्यूचर में ये पॉपुलेशन कल को बढ़ेगी। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन हमारा चैप्टर 6 बिलियन बताता है, जिसमें से 1-1.5 बिलियन तो केवल भारत में ही है। 2050 के आसपास कहा जाता है कि दुनिया की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा अर्बन एरियाज में रहना स्टार्ट करता है। समझ पा रहे हैं? 2/3 हिस्सा अगर अर्बन एरिया में रहना स्टार्ट कर देगा, तो एक तो प्रेशर, लैंड के ऊपर प्रेशर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्सिस के ऊपर प्रेशर, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स पर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा।
स्पेस की कितनी किल्लत होनी शुरू हो जाएगी। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरल अर्बन पॉपुलेशन के बढ़ने के दो कारण बताए चैप्टर। पहला कि सर या तो बर्थ रेट बढ़ रहा हो, बर्थ रेट से ज्यादा माइग्रेशन की वजह से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी। इतना बर्थ रेट से नहीं बढ़ रही है जितना रूरल एरिया से भर भर के लोग जो अर्बन एरियाज में जा रहे हैं उनकी वजह से जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है वो ज्यादा है। इंडिया में एस्टिमेट किया गया है कि 1961 के बाद 1961 के बाद about 60% of urban growth has been attributed, 29% of them from rural areas to urban migration। मतलब 1961 के बाद इंडिया में जितना भी अर्बन ग्रोथ हुआ है, जितना भी अर्बन ग्रोथ हुआ है, मतलब मान के चलो उस अर्बन ग्रोथ में 29% ग्रोथ माइग्रेशन का, 29% कंट्रीब्यूशन माइग्रेशन की वजह से हुआ है। 1961 के बाद से इंडिया में जितना भी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है उसमें 29% कंट्रीब्यूशन माइग्रेशन का है। और जैसे कि मैंने बोला कि जब ये लोग आ जाते हैं अर्बन एरियाज अपने रूरल एरियाज को छोड़कर, और जब इनको पता लगता है कि यार यहाँ पे तो इतना पैसा भी नहीं कमा पाएंगे ये लोग कि मतलब अर्बन एरियाज में एक महीने का रेंट भी अफोर्ड कर पाए, तो ये क्या करते हैं, इनको रहना पड़ता है स्लम्स में। जैसे पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्लम मुंबई में धारावी इस वजह से डेवलप हुई। तो एक तो ये रूरल एरिया से माइग्रेट होके आ गए हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। बट जब ये हाई रेंट हाई कॉस्ट ऑफ लैंड देखते हैं अर्बन एरियाज में तो भाई साहब ये अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये बहुत ही एनवायरमेंटली इनकम्पैटिबल से डिग्रेडेड एरिया में रहने के लिए विवश हो जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पे स्लम कहा। और जैसे कि मैंने बोला कि स्लम प्रॉब्लम को हल नहीं करता है, बढ़ा देता है। प्रॉब्लम्स क्या है स्लम की? पहली बात तो भाई साहब टूटे फूटे घर, हाइजीनिक कंडीशन बहुत ही पुअर है। जैसे धारावी की बात कर लेते हैं, मुझे याद आ रहा है कोविड जब फैला था धारावी में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुंबई में लोगों को यही थी कि अगर गलती से कोविड का स्ट्रेन धारावी पहुंच गया तो धारावी में इतने पास पास स्लम्स लोकेटेड हैं कि आप इस वायरस के आउटब्रेक को रोक ही नहीं पाएंगे। वेंटिलेशन सिस्टम बहुत पुअर, बेसिक एमेनिटीज है ही नहीं, जैसे साफ पीने का पानी नहीं मिलता, लाइट फैसिलिटीज, टॉयलेट फैसिलिटीज कुछ भी तो नहीं है। और स्लम्स इतने ओवर क्राउडेड है कि भाई साहब बस पूछिए मत। ड्रेनेज सिस्टम अनरेगुलेटेड है, लोग ओपन में डिफिकेट करते हैं, टॉयलेट्स लोग ओपन में करने के लिए जा रहे हैं, और अगर टॉयलेट्स है भी तो प्राइवेट नहीं है, सबका एक बना दिया सरकार ने, कम्युनिटी वॉशरूम्स बना दिए। ज्यादातर जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं वो लो पेड और हाई रिस्क जॉब में लगे रहते हैं। मतलब एक तो सैलरी नहीं मिल रही है, जॉब में जान का खतरा। और मतलब आप ये समझ के चलिए कि पॉवर्टी सिचुएशन तो इतनी इतनी बुरी चल रही है यहाँ पर कि यहाँ पे रहने वाली फैमिलीज अपने बच्चों को पढ़ाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। क्या करें? और जब ये अपनी लाइफ नहीं काट पाते हैं ना ढंग से, तो फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सुसाइड कर ले नहीं तो फिर क्राइम का रास्ता अपना ले। तो ड्रग एब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वेंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी, ये अल्टीमेटली इन लोगों को लगता है कि यही उनका एक डेस्टिनी है। इन्हीं सब चीजों को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने 2 अक्टूबर को एक प्रोग्राम चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन को दो तरीके से चलाया गया था, अर्बन और रूरल एरियाज में अलग अलग चलाया गया था। तो अर्बन वाला जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें अर्बन स्लम्स की बात की गई थी। अर्बन स्लम्स में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको इंप्रूव करने की बात की गई थी, और इसको 2014 में चलाया गया था ताकि स्लम एरियाज में सैनिटरी कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके। इसी के साथ ये चैप्टर दोस्तों हो जाता है खत्म, और यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी जर्नी आप लोगों के साथ लाइफ शिल्प एकेडमी के साथ। ज्योग्राफी डोमेन की लास्ट वीडियो थी, चैप्टर नंबर 12 था, बुक नंबर 2। आई होप आप लोगों को सारे 22 चैप्टर समझ में आए होंगे अच्छे से। और जैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, लाइफ शिल्प एकेडमी आपके साथ। पेन ड्राइव कोर्सेज भले ही आप लोगों ने परचेज किए हो, रिकॉर्डेड सेशंस आपने परचेज किए हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इवन अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए मैं हमेशा आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। और जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में भी, हम कुछ मॉक सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, आप प्लीज आइए। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे लगता है इस बार आएंगे, उसका एक लिस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ। पूरी ज्योग्राफी डोमेन के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। और आपको पता ही है
मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊं कि इस पूरे डोमेन कोर्स को देखने के बाद आपको दो काम करने हैं। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा लीजिए, 2022, 23 और 24। 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, एनालाइज कीजिए। क्या करना है आप लोगों को? आंसर्स तो आपको पता ही है क्या होंगे, वो तो मैंने इतना डेडिकेटेडली आप लोगों को पढ़ा दिया है कि आंसर्स तो तुम ढूंढ ही लोगे। आंसर्स के बाद जो ऑप्शंस गलत है, जो ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस विच आर रॉन्ग, वो ऑप्शन गलत क्यों है, वो आप लोगों को यहाँ पर ढूंढना है। अगर आप ये कर पाए तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे ले आएंगे, और मेरे हिसाब से 100% परसेंटाइल भी आपको लाने से ज्योग्राफी डोमेन में कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी के साथ मैं दीपक सिंघल आप सभी से विदा लेता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, वो पूरा कोर्स। तो दिस इज दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प अकेडमी। बहुत ही जल्द दोबारा मुलाकात होगी, एंड आई आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे, मतलब कैसे मुलाकात होगी मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि आप दोबारा पढ़ोगे मेरे साथ। आई होप कि ये वीडियो लास्ट हो, इसके बाद आपको देखनी ना पड़े, और इसके बाद जब भी आप कभी लाइफ शिल्प अकेडमी आए तो आप अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करने के लिए आए। एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू गाइस। आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस मिले। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ ये क्लास एक बहुत ही हैप्पी नोट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर अपकमिंग लाइफ। आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस जरूर मिलेंगे। यस यू कैन।